नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आजकल बहुत सारे लेखक और लोग ओशो के बारे में लिखते हैं। ओशो ऑफ द 20th सेंचुरी, ड्रंकननेस ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब नशा, 21वीं सदी का नशा। तो ये उसका अनावरण वो जय वसावड़ा उसने जो आर्टिकल्स लिखा था, मैंने सोचा थोड़ा गुजराती में से इंग्लिश में आप तक पहुंचाऊं। उनके आचरण में ढिलाई, क्रोध, वासना, छल, अहंकार देखना संभव है, लेकिन उसी को देखकर आप न केवल सदी में बल्कि पूरे सहस्त्राब्दी में अद्वितीय ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। मैं हर वक्त कहता हूँ कि हर इंसान को पहचानना, और पहचानने के लिए आप में भी ताकत होनी चाहिए, शक्ति पर। बाकी आप में ताकत नहीं है तो आप कभी कोई भी इंसान को पहचान सकते नहीं हैं। तो उसने सच लिखा है कि अद्वितीय ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। हम ओशो की सराहना करने में भी अभी भी संकोच करते हैं, जिन्होंने वास्तव में भारतीय दर्शन के रहस्य को समझा और इसके सार को दुनिया के गले में डाल दिया। रस की गेंद की तरह भारत की समस्या यह नहीं है कि भारत के पास समस्याओं का समाधान नहीं है। भारत के साथ समस्या यह है कि यहाँ समस्या जिंदा है, लेकिन समाधान मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूँ मेरे अजीत दोस्त जय वसावड़ा को। सही बात की उसने। हम कायर हैं जो सवाल नए होते हुए भी पुराने जवाबों की तरफ भागते हैं। जैसे हम आज कहते हैं ना कि 70 साल में क्या किया। भाई, तुम्हारा तो 1947 के बाद जन्म हुआ और तुम ये प्रश्न पूछते हो तो तुमको शर्म आनी चाहते हैं। तुम सत्ता में हो, तुमने क्या किया वो बोलिए। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने गलती की, उसके बारे में आपको बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सवाल नए होते हुए भी पुराने जवाबों की तरफ भागते हैं। अगर सवाल आज के लिए हैं तो जवाब कल के लिए होने चाहिए, मीन्स आने वाले कल के। विज्ञान ने इस दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, लेकिन फिर भी लोगों की शास्त्रों में जाने की आदत नहीं छूटी है। कोई भ्रम होते ही व्यक्ति गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने पलटने लगता है। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, मूसा के जीवन पर नज़र डालेंगे। सभी धर्मों के गुरु धर्म के नाम पर लेबल लगाने के अलावा कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वह पुरानी बातों को दोहराता है। ईश्वर है, लेकिन अस्तित्व के रूप में। बाकी दिमाग उड़ाने वाली कहानियाँ हैं। मौत जरूरी है, लेकिन उससे लगातार चिपके रहने से जीने में कोई विकास नहीं होता। किसी की रचित कविताओं को हम धार्मिक मानते थे, पर कल्पना के स्थान पर हम जड़ता की पूजा करने लगे। अगर ईश्वर हैं तो मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि क्यों हैं? यह सारी सृष्टि, यह धरती, यह आकाश सब एक मंदिर है, एक मस्जिद है। मैं सलाम करता हूँ फिर से मेरे अजीत दोस्त जो मेरे विचारों से 1000% सहमत हैं। जो मैं कहता हूँ और वो कहता है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप जहाँ भी बैठे यह महसूस होना चाहिए। देखो, ये मेरे लिए ईश्वर हैं जहाँ से मैं आपके साथ बात करता हूँ। नेचर, कुदरत, ध्यान करने के लिए भी नहीं। प्यार करना जीना है और बेहोशी से जागना है, लेकिन जीवित और मृत के बीच संवाद कैसा है? संभव नहीं है। तो नए यौवन को पुराने सिद्धांतों की ओर ले जाने की भूल एक मृत समाज ही पैदा करेगी।
जो केवल बातों को दोहराएंगे पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसे समझे बिना मानवता नहीं बचती, लेकिन उसके लिए मैंने भय और बंधन के मार्ग पर चलने के बजाय आनंद और मुक्ति का मार्ग चुना है। मैं अपना संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो नाटक करता हूँ, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मौलिक ज्ञान की चमक जो आप तक भी आ सके। उसके लिए गुरु या शिष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश को गोखले के बने बनाए जवाबों से मुक्ति चाहिए। यदि जीते जी पढ़ाते हो तो मरने के बाद भी उसकी चर्चा नहीं करनी पड़ती और उसे देवताओं गुरु को त्यागने के नाम पर खर्च करना पड़ता है। गुलाब का होना उसकी महक को दर्शाता है। इसे परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह सार ओशो रजनीश के विभिन्न व्याख्यानों से जो उन्होंने लिखा है वो लिया गया है और रजनीश को पिन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे आसपास के बच्चों के स्तर के दर्शकों के लिए यह पर्याप्त है। आचार्य और भगवान जैसे स्टंट लेबल को खारिज करने के बाद मोहनचंद उर्फ चंद्रमोहन ने एक कलात्मक काव्यात्मक नाम चुना जो रजनीश चैन के स्तर पर फिट बैठता है। हर रचनात्मक कलाकार कुछ हद तक झूठा होता है। यथार्थ तभी लुप्त होता है जब कल्पना का विस्फोट होता है। बात करने वाले जानवरों का स्टैनली सुपर हीरो के उड़ने की कल्पना करते समय डिज्नी वास्तविकता की सीमाओं को छोड़ देता है। इसका भ्रम कभी कभी स्वयं के जीवन में भी होता है। ओशो एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक थे। अलगारी एक ऐसे गुरु थे जो सुविधानुसार अपने ही विचारों को नष्ट कर सकते थे। इसलिए यदि आप केवल तथ्यों को पकड़ने जाएंगे तो आपको उनकी एक अजीब और धुंधली छवि मिलेगी। इतिहासकार नगेंद्र संघवी ने वर्षों के अध्ययन के बाद इस बात का समर्थन किया है कि उन्होंने अपने बचपन के बारे में जो भी अच्छी बातें कही है वह कवच बिना सामान्य ज्ञान के भीड़ को प्रभावित करने के लिए होता है। यदि आप इसकी तथ्य जांच करते हैं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर कोई पंथ बनाना है तो चमत्कारी कहानियाँ बनानी होगी। चकोर और स्मार्ट रजनीश ने अन्य सभी संप्रदायों की प्रक्रिया की जांच की, खुद को लागू किया। ओशो के पास ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी चतुर रणनीतियाँ थी। सनसनी क्यों फैलाई जाए और माया से प्रेम करने वाले समाज को कैसे आकर्षित किया जाए, निरंतर समय की बातें करके परम यौन सुख का आनंद क्यों लिया जाए। वह खुद अपने 40वें वर्ष में पहले ही अपना शारीरिक स्वास्थ्य खो चुका था, लेकिन उसके पास जबरदस्त मानसिक प्रतिभा थी जो बिना किसी गुरु के आशीर्वाद के उनकी अपनी उपलब्धि थी। उनकी मृत्यु का एक और दिन 19 जनवरी को करीब आ रहा, तब वह पीढ़ी उस जगह का न्याय करने आई है जहां नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उनके सपने मर गए थे। तो वे जिस रजनीश को देखेंगे वह बाबा की तरह कम्यून या आश्रम बनाने और शिष्यों को बढ़ाने के लिए जनूनी होगा। लेकिन भले ही आज एक ब्रांड बन चुके बाबा गुरु ओशो की पांडित्य से चिढ़ते हो, ओशो को विस्तार से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और उन्हें हिंदी में खिलते हुए महसूस करने के लिए धैर्य की ज़रूरत है। वैश्विक मानवता की बात करने वाले आज के तथाकथित आधुनिक और पाखंडी बाबा जब साधारण प्रेम विवाह का प्रश्न पूछते हैं तो उनका पर्दाफाश हो जाता है। मुरारी बाबू जैसे दुर्लभ अपवाद के साथ जब कोई खुले और तौर पर प्यार और विवाह की प्राकृतिक खुशियों के बारे में बात करता है तो अंग्रेजी भावना के पीछे का पुराना मानस टपक जाता है। लेकिन भले ही आज एक ब्रांड बन चुके बाबा गुरु ओशो की पांडित्य से चिढ़ते हो, ओशो को विस्तार से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और तो ये एक और बात करने वाले तो जो लोग आज ओशो के बारे जानते नहीं हैं, उसको ओशो के बारे समझना, जानना, पढ़ना बहुत
जरूरी है, क्योंकि जो रजनीश विस्तार करता चला गया और विस्तार में कंपनी को घाटा हो रहा था, उसकी जरा सी दुर्ता या शिष्य भी अपनी आवश्यकताओं के पर्याप्त रखते हुए और मनमौजी स्वभाव के साथ बदलते रहे। एक काल्पनिक दुनिया में रहते हुए वे वास्तविक प्रशासन की जिम्मेदारियों से अभिभूत थे। वह ठोस बिंदुओं के खिलाफ फालतू जवाब देकर मामले को उलझा देता है, लेकिन न तो हम और न ही उन अन्य मूर्तियों जिन्हें हमने मान लिया है उन मानवीय कमजोरियों से मुक्त है। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, बाल चढ़ते हैं, सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ बढ़ती हैं, पेट बढ़ता है, लेकिन दर्शन के अनुसार आत्मा को कुछ नहीं होता। यही एक ऐसे महान प्रतिभा वाले बुद्धिमान व्यक्ति का मूल विचार है। यह अमूल्य है। इनके व्यवहार में ढिलाई, क्रोध, वासना, छल, अहंकार देखने को मिलता है, लेकिन उसी को देखकर आप उस ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो न केवल सदी के लिए बल्कि पूरे सर लिए अद्वितीय है। यौन कामेच्छा की अधिकता सहित ऐसी सभी सीमाओं आइंस्टाइन, दा विंची में भी मौजूद थी। उस समय के मनुष्य की सीमाएं गिनो, लेकिन उनकी प्रतिभा को नकारना प्रगति के सोपानों को चूकना है। पश्चिम ने ऐसी गलती नहीं की है और उनकी प्रतिभा को नायक के रूप में सराहा गया है। प्लेटो या अरिस्टोटल, न्यूटन या शेक्सपियर से सभी शब्द आज सत्य नहीं लगते, ठीक भी नहीं लगता, लेकिन जो उनके पास था उनके लिए उनकी महान प्रतिभा को वहाँ निखारा गया और इसलिए सच्चे अर्थों में एक उद्यमी नवोन्मेषी भी पैदा हुए। हमने अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को चुना है। हाल ही में हिंदी लेखक नीरज बुधवार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास केवल रजनीश ही हैं जो भारत की विरासत को अकेले ही पूरी दुनिया की नई पीढ़ी को बहुत ही सरल और रसपूर्ण भाषा में समझा सकते हैं, लेकिन हम उनसे आगे नहीं हैं। सैकड़ों गुरु जो बुद्धि में उनके चरणों की धूल भी नहीं है, पागलों की भीड़ के शक्ति प्रदर्शन से ही यहाँ अमर हो जाते हैं, लेकिन हम आज भी ओशो की सराहना करने से हिचकिचाते नहीं हैं, जिन्होंने वास्तव में भारतीय दर्शन के रहस्य को समझा है और रस की गेंद की तरह दुनिया के गले में उसका सार उतारा है। यहाँ तक कि जिन्होंने अपने विचारों को जीवन भर के लिए अपना बाजार स्थापित कर लिया है, ये भी है उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मान के साथ याद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता इसे पसंद नहीं करती। राजकुमार हिरानी ओशो के फैन हैं। उनकी लगभग सभी फिल्मों में हीरो ओशो हैं, जो नियमों और परिभाषाओं पर हंसते हैं और प्यार से जीते हैं। अब मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके आदि को ध्यान में से देखो। संजू का भोलापन, जुनून और गलतियाँ भी लोग इसे पसंद करते हैं। ओशो 90 के दशक में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में गलत थे, लेकिन उनका यह अनुमान गलत नहीं था कि कल के युवा मुझे नहीं भूलेंगे, वे मुझे पसंद करेंगे। ओशो का अनोखा रोमांच यह था कि वे किसी भी ढांचे से बंधे नहीं थे, अपने शिष्यों के प्रेम के ढांचे में भी नहीं। उन्होंने अपने दिल में जो महसूस किया उसे बच्चों की तरह कह दिया। अरविंदो, कृष्णमूर्ति या राधा कृष्ण की प्रशंसा की जाती है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी आंखें में अंधेरा छा जाता। ओशो रामकृष्ण की तरह रहस्यवादी थे, इसलिए यदि आप स्वामी विवेकानंद की तुलना में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो ओशो काम करेंगे, लेकिन आश्रम की भव्य महत्वाकांक्षा और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक हथकंडे अपनाते हुए भी लोकप्रियता की कीमत पर अपने मूल सत्य से समझौता नहीं किया। तार्किक रूप से वे राजनेताओं की तरह जादू खेलकर भारत के अहंकार को शांत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तीक्ष्ण विचारों की तलवार से उस धार्मिक पाखंड और दमन को काट डाला जिससे स्थापित हित अभी तक नहीं बदले हैं। इसलिए ओशो को हमेशा के लिए दूर रखा गया है। भारत की ज्ञान धर्म की विरासत को एक आधिकारिक सार्वजनिक श्रद्धांजलि में जो पाखंड के लिए गांधी जी को नहीं मानते
उन्हें गांधी जी की बात काफ़ी याद होगी, लेकिन गलती से उनकी जुबान या कलम से ओशो का नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ओशो ने हिंदुत्व पर ही हमला किया, उन्होंने इस्लाम के बारे में भी कुछ कहा, लेकिन कहा कि जब पुणे में मुसलमानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया और ईसाई धर्म पर हमला किया, तब भी उन्हें अमेरिका में मान्यता प्राप्त थी। इसलिए उन्हें इतिहास में केवल एक सेक्स गुरु के रूप में लिखा गया था। भारत के उपनिषदों और गीता पर, मीरा पर, कबीर और शंकराचार्य पर, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और शिव पर, गौरव पर, पतंजलि पर उनकी टीकाएँ विपुल है। मज़ा आता अगर नरसिंह मेहता आखा और तिरुवनंतपुरम पर बोलते। उन्होंने उन पात्रों से खुद को नहीं छुपाया जिनकी किसी गलती या गलती के लिए आलोचना की जानी चाहिए। ओशो ने जापानी, जैन और चीनी ताओ को तिब्बती बौद्ध, ध्यान और सूफी दरवेशों के साथ मिश्रित किया। यीशु की करुणा और कृष्ण के उत्सव के साथ मिलकर भारत के योग, तंत्र और वेदों को मिलाकर एक आकर्षक रसायन विज्ञान बनाया। और अखिलाई वह अति हैं कि जिस तक कोई नहीं पहुंचा है। सनातन को सनातन करने वाले नहीं जानते कि असली सनातन को समझने के लिए ओशो के पास जाना पड़ता है। उनके सामने सूर्य को देखने के बाद बाकी सब कुछ काला दिखाई देता। महर्षि महेश योगी या सत्य साई बाबा जैसे गुरुओं के साथ चमत्कार जुड़े थे। ओशो ने सूक्ष्म कभी एहसासों की बात की, लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए चमत्कारों की घटिया तरकीबों को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जनता के प्रासंगिक बने रहने के लिए धर्म के मामले में सच न बोलने की मूर्खता कभी नहीं की। अभय हमेशा के लिए खुलकर बोला, हालांकि उन्हें लोकप्रिय होना पसंद था। उन्होंने गलत चीज़ों को गलत बताया, यहाँ तक कि उन्हें खो देने के जोखिम पर भी। यही कारण है कि मार्क्सवादी, पूंजीपति, गांधीवादी और हिंदुत्ववादी सभी प्रकार के पारंपरिक रूपों में पहचानने योग्य नहीं रहे, लेकिन वह एक वास्तविक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के जोखिम पर भी आलोचना की परवाह किए बिना बोलना और जीना बंद नहीं किया। उन्होंने सेक्स के बारे में खुलकर बात की, जो कि भारत की वास्तविक विरासत है। सार्वजनिक स्वीकृति की परवाह किए बिना, और वे कई अप्सराओं जैसे प्रदर्शनों की वस्तु बनकर अपने करीबी मंडियों से ईर्ष्या का केंद्र बने रहे। उन्हें अनुयायी अभी भी डरे हुए हैं और लार टपकाते हैं कि मूल उत्कर्ष का विषय है, लेकिन ओशो को यह कहते हुए शर्म नहीं आती कि वासना के वश में होते पर भी आकर्षण और आनंद ही मूल स्वभाव है। खोखली गांधीवादी तपस्या की विचारधारा को उन्होंने उसी साहस के समय से पहले ही उजागर कर दिया। ओशो जैसा प्रभावशाली वक्ता भारत में दुर्लभ है। बिना संदर्भ के अपमानजनक पढ़ने से कहानियों और उपाख्यानों की एक अंतहीन धारा के साथ बोलता है। बहुत कम गुरु इतने शिक्षित होते हैं जितने हम होते हैं, और अपनी पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने में उदार नहीं होते। ओशो ने फटाफट सब कुछ पढ़ लिया। सौंदर्य बहुत भी प्रबल होता है। नई पीढ़ी के लिए साहित्य रिकॉर्डिंग सहित खुद बोलने और दूसरे के द्वारा लिखे जाने के लिए तैयार है। बहुत यात्रा की, लेकिन पूरी शताब्दी में धरती के पटल पर यही एक प्रतिभा है कि भाषण देने के लिए हर जगह जाने के बजाय दुनिया वही आ जाती है जहाँ वह बैठा है, और शाब्दिक दुनिया। अंग्रेजी में महारत हासिल कर बुद्धि का बल ऐसा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानसिक शून्यता का अनुभव करने वाला यूरोप ओशो के चरणों में गिर पड़ा, और भारतीय धर्म और संस्कृति पर ओशो जैसा चुंबकीय प्रभाव कोई और नहीं डाल सकता था। आज इनका आकर्षण देश से ज़्यादा विदेशों में है। उन्होंने पलटू या मलुक जैसे संतों का, गुरुदेव और मैडम ब्लाटोस्की जैसे दार्शनिक को खोला, जिनका भारत में कोई अन्य संदर्भ नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन के चटकुले उनके ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आज भी प्रासंगिक है। ओशो ने कभी भी स्थापित विचारधारा या परंपरा या स्वीकृति ग्रंथ की बागडोर नहीं संभाली। साधु बनने के लिए सब कुछ छोड़कर भी ऐसा सहारा सबको रखना और लेना पड़ता है। ओशो का नाम शिक्षा से लेकर महिलाओं की आज़ादी तक आज दुनिया जिस मुकाम तक पहुँची है, वह आधी सदी पहले उन्होंने किया था। प्यार और मौत के बारे में बात करने में एक ट्रेड सेंटर
अन्य व्याख्याओं में लोग उस विषय की से कतराते हैं। नारी मुक्ति की प्रबल पक्षधर, वो अनंत आँखों और वो कहाँ रूहानी आवाज़ और धर्म के पाखंडी दलालों और दबे कुचले दुकानदारों और हठधर्मी मानसिकता का मुखर दृश्य और रंगीन मिजाज जो मस्ती, हंसी, नृत्य और आराम को गले लगाता है और विज्ञान का ऐसा संगम और कोई नहीं जानता। एक ही जादुई गहना था जिसे भारत अपने तरीके से बोलकर भी दुनिया को समझा सकता था, जिसे हम खो चुके हैं लेकिन फिर भी पकड़ने में हिचकिचाते हैं। ओशो और गांधी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होते हैं, लेकिन गांधी पुराने विचारों वाले लोगों के प्रबंधक को बदलने में सक्षम थे। ओशो नए विचारों के साथ इस संबंध में विफल रहे, लेकिन जनता के मन को प्रभावित करने में ब्लू कमाल के थे। और यह एक निजी अनुभव है कि अगर दो हस्तियों के हैं जो आज भारत के बाहर बिना राजनीति या फिल्मों का भी प्रसिद्ध हैं, तो ये दो हैं। और बेऊ में मज़ा यह है कि बेऊ ने अपने फालतू या अच्छे न लगने वाले शब्दों का विचारों का हंसते हुए दूर से ही छोड़ देने की इजाज़त दे दी है। जिंग थिंग, क्या आप ताली बजा सकते हैं अगर कोई आपका हाथ पकड़ता है? तो जब तुम चारित्रहीन स्त्री को बुलाओगे तो उसके साथ चरित्रहीन पुरुष भी होंगे, और जब तुम चरित्रहीन पुरुष कहोगे तो चरित्रहीन स्त्रियाँ भी होगी। लेकिन यह सोने के लिए तैयार होने के लिए एक चारित्र परिभाषा नहीं है। जीवन में क्यों जागो चरित्र है, और दूसरे के चरित्र को नापने में की विकृति ही सच्ची चरित्रहीनता है। तो ये ओशो के लिए इतना बड़ा आर्टिकल्स मैंने आज इतना बड़ा वीडियो आपके लिए बनाया है। उसमें जो जय वसावड़ा ने जो लिखा है, बहुत कुछ कुशलतापूर्वक लिखा है। वीडियो लंबा है, फिर भी मैं सलाम करता हूँ जय वसावड़ा को। इतना अच्छा आर्टिकल्स लिखा ओशो के बारे में और आप तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की। टाइम हो तो पढ़ लेना, सुन लेना, देख लेना। नमस्कार। चंद्रकांत बीपर।